हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें अपना नया राजस्थान जीके भी सम्मिलित है। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब की बार हूबहू यही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आप मान के चलिए कि इसमें से 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो इस क्लास को एंड तक वॉच करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। और सबसे पहले देखिए, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, और साथ ही साथ राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, और इस क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता सेनानी कनक लता बरुआ किसमें शहीद हुई थी? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चतुर्थ श्रेणी के अंदर क्या है, आपको 10वीं के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि क्लास 12th के अंदर 10th के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, हूबहू उसी तरह के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो बहुत से सरल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखिए, स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ किसमें शहीद हुई थी, यानी कि किस आंदोलन के दौरान शहीद हुई थी? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है सिपाही विद्रोह में, भारत छोड़ो आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, या फिर 1893 और 1894 के मध्य में किसान विद्रोह हुआ था उसमें। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 1947 के इस आंदोलन में कनकलता बरुआ शहीद हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई? तो देखिए, बंगाल के ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं जिनके ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी वेस्टी टार्ट और वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए साथियों, ये 10th क्लास के अंदर आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और हूबहू यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर इस प्रश्न के सही आंसर की बात करें, तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो रचना थी, इसकी किसने रचना की, उसका नाम पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है हरिसेन, चंद्रबरदाई, विशाखादत्त, या फिर कालिदास। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले हैं हरिसेन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट जरूर करिएगा। और जो साथी बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। और अगर आपको 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आपको इन प्रश्नों को एंड तक वॉच करना है, और इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोजाना ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दो भाइयों हरियर और बुक्का ने की थी? तो देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी स्थापना दो भाइयों द्वारा की गई है, जिसमें हरियर और बुक्का उनका नाम है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मालवा और मराठा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, हरियर बुक्का द्वारा जो राज्य की स्थापना की गई, ये राज्य है विजयनगर। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और ये स्थापना कब की गई थी? अगर पूछा जाए कि स्थापना कब की गई थी, तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी? तो देखिए भारत के अंदर डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती जिस स्थान पर बसाई थी, ये स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है ट्रांसक्यूबर। ठीक है, ट्रांसक्यूबर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए अगर ये चलिए ये बताइए कि ट्रांसक्यूबर जो स्थान है, ये कौन से राज्य में स्थित है भारत के? तो देखिए इसका अगर इस राज्य की बात करें तो ये राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में ये ट्रांसक्यूबर स्थान है, वहां पर डेनिश लोगों ने अपनी अ, बस्ती बसाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तरी भौगोलिक स्थान है? तो देखिए साथियों जो सबसे उत्तरी भौगोलिक स्थान है ये कौन सा है? तो फटाफट से हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और इसमें से आपको 30 ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, 30 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 100% आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए निम्न में से सबसे उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र यानी कि स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फटाफट से सभी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। चलिए तो देखिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? तो देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के अंदर मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से वह राज्य जो भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है, तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के अंदर हूबहू रिपीट होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब्रक का मुख्य रूप से उपयोग किस में होता है? तो देखिए अब्रक का जो उपयोग है कौन से उद्योग में किया जाता है? तो उस उद्योग का नाम पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन वन है खाद्य और पेय उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। तो देखिए साथियों अब्रक का जो मुख्य रूप से ज्यादातर उपयोग किया जाता है, यह उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए साथियों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में विशाल उत्तरी मैदानों की निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु है? तो देखिए जलवायु कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है AW जलवायु, CWG जलवायु,
AMW जलवायु या फिर DFC जलवायु। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा, ये जलवायु है ऑप्शन सी AMW जलवायु, और इसका पूरा नाम है मानसूनी जलवायु। ठीक है, अगर पूछा जाए तो आसान शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेवा और उज्बेकिस्तान सेवा के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि भारतीय सेवा और उज्बेकिस्तान सेवा के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्त लेख का जो चौथा संस्करण है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन, जो सही आंसर है इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पिथौरागढ़ वर्तमान में कौन से राज्य में है, तो ये अपने उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में ये पिथौरागढ़ स्थान स्थित है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये प्रश्न 1947 के समय का है, जिसमें अम, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, पूर्वी भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 1947 में यह निश्चित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया कि पाकिस्तान में शामिल हो या नहीं? तो देखिए जिस जिले के लिए जनमत संग्रह किया गया था कि वह जिला पाकिस्तान में शामिल होगा या फिर भारत में। ठीक है, तो ये जो जिला था, यह है सिलहट जिला, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, और इस जिले ने अंत में पाकिस्तान में जाना पसंद किया था। तो इस जिले ने क्या सही किया, गलत किया, ये आप कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ मत्स्यकटिक का रचनाकार था? तो देखिए संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है मत्स्यकटिक, इसका जो रचनाकार है ये कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कालिदास, वाल्मीकि, भास और शूद्रक। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूद्रक। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए साथियों, इस चैनल पर, उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर 2025 के अंदर अगर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल पर करवाई जा रही सभी क्लासेस को रोज़ाना कवर करना है, और इन सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करना है। और साथ ही साथ जो इस चैनल पर हम रोज़ाना क्लासेस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो अगर आप उनमें से एक भी प्रश्न को बिना मिस किए रोज़ाना क्लासेस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एग्ज़ाम के अंदर 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सफलता की गारंटी इस चैनल की है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको भी पढ़ना पड़ेगा, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है, हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को लेकर के आएंगे। आपको सिर्फ उन प्रश्नों को पढ़ना है और कुछ समय निकाल करके। ठीक है, सिर्फ दिन के 15 से 20 मिनट निकाल करके आपको इन क्वेश्चन को कवर करना है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी होगी। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, यशोवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक था? तो देखिए साथियों, यशोवर्मन जिस राज्य का शासक था, तो ये राज्य है कन्नौज राज्य। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि यशोवर्मन जिस राज्य का शासक था, तो ये कौन सी शताब्दी का था? तो 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी का यह शासक था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी?
तो देखिए साथियों, ऐसा कौन-सा शासक है जिसने मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो ये जो शासक था, अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु। ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम शामिल है? तो देखिए साथियों, भारतमाला योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो स्कीम शामिल हैं, ये कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन वन है सीमा क्षेत्र तक सड़क संपर्क विकसित करना, तटीय सड़कों का विकास और राष्ट्रीय कॉरिडोरों की दक्षता में सुधार। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सभी ऑप्शन सही हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सभी सीमांत क्षेत्रों को सड़क से संपर्क करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न इस प्रकार है। दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ पर जो पतन लिख रखा है, यहाँ पर आएगा उपाध्याय। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय को पहले जिस नाम से जाना जाता था, ये नाम है कांडला उपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। भारतीय सेवा का काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, भारतीय सेना का जो काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर है, ये जो स्कूल है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्कूल वेरीगंटे में स्थित है, वेरीगंटे में। ठीक है, और ये जो स्थान है, ये कहाँ पर है? मिजोरम में। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, ये स्थान मिजोरम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष जातियां हिमालय पर पाई जाती हैं? तो जो वृक्ष जातियां हिमालय पर पाई जाती हैं, तो ये कौन सी वृक्ष जातियां हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन वन है ओक, रोडोडेड्रोन, रोजवुड, ए और बी सही। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, तो देखिए, हिमालय पर पाई जाने वाली जातियां हैं ओक, रोडोडेड्रोन और देवदार वृक्ष। ठीक है, देवदार वृक्ष, इसके साथ अन्य वृक्ष भी हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से, इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ए और बी सही है। ठीक है, ए और बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पुनर्जागरण कालीन पत्रकार ने द लास्ट सफर चित्रित किया था? तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो जिसने द लास्ट सफर चित्रित किया गया था, तो ये है लियोनार्डो दा विंची। तो इनके द्वारा यह चित्र चित्रित किया गया था। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय खोजकर्ता ने मेक्सिको पर विजय प्राप्त की? तो देखिए साथियों, मेक्सिको पर जिस यूरोपीय खोजकर्ता ने विजय प्राप्त की थी, ये कौन है? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हर्नान कोर्ते। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में निम्नलिखित में से किस नगर के निकट कुषाण शासकों की वृहदाकार प्रतिमाएं खोजी गईं? तो देखिए, भारत का ऐसा कौन सा नगर है जिसके निकट कुषाण शासकों की वृहदाकार प्रतिमाएं खोजी गईं? तो देखिए, ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, मथुरा। ठीक है, मथुरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए,
मथुरा अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। याडाम्बो की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के भाग के रूप में की गई थी? तो देखिए, याडाम्बो की संधि किस युद्ध के भाग में की गई थी? भाग के रूप में की गई थी। तो ये जो युद्ध था, प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, अगर पूछा जाए कि याडामू की संधि किन देशों के बीच की गई, किसके बीच की गई, तो यह ब्रिटेन और बर्मा के बीच में की गई थी। ठीक है, ब्रिटेन और बर्मा के बीच में ये संधि की गई थी। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 24। तो देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना परिव्यय की प्रतिशतता के रूप में कृषि और सिंचाई में योजना आवंटन किस पंचवर्षीय योजना में उच्चतम था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, कुल योजना परिव्यय की प्रतिशतता के रूप में कृषि और सिंचाई के योजना में जो आवंटन है, सबसे ज्यादा कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है सातवीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि और सिंचाई के लिए जितना अ, परिव्यय आवंटित किया गया था, ठीक है, ये परिव्यय था 36.1% कृषि और सिंचाई के लिए आवंटित किया गया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। UNCOP 27 शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो देखिए साथियों, UNCOP 27 शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है रूस यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद और आतंकवाद निरोध। अब देखिए, आतंकवाद को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है काउंटर टेररिज्म। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन इंटरपोल। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, UNCOP 27 शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र की निम्नलिखित जनजातियों में किसका चाय की कृषि और उत्पादन के साथ सबसे पुराना ज्ञात संबंध था? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिनका भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र की अ, जो जनजातियां हैं, जिसमें से चाय और कृषि उत्पादन के साथ सबसे पुराना संबंध है? तो देखिए, इन जातियां हैं खासी जनजाति, गारो जनजाति, सिंगापुर जनजाति और जैतिया। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा खासी जनजाति। ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खासी जनजाति। और ये कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 क को भारत के संविधान में अंतर स्थापित किया गया था? तो देखिए, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा मूल कर्तव्य को मूल कर्तव्यों से संबंधित 51A का जो अनुच्छेद है, इसे संविधान के अंदर स्थापित किया गया था? तो देखिए, इसका ऑप्शन वन है संविधान 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन टू है संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम और ऑप्शन सी है
85वां संविधान संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, जिस संविधान संशोधन के दौरान मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 क को भारत के संविधान में अंतर स्थापित किया गया, तो यह संविधान संशोधन है ऑप्शन वन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इस क्लास के अंदर हमने 27 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ठीक है, 27 क्वेश्चन को, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको आने वाले एग्ज़ाम राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी और चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम 2025 के अंदर इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन हूबहू एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रीट लेवल 1 हो, रीट लेवल 2 हो, बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।